नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं स्टैंडर्ड जीके की लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूं और ये अपना लेक्चर 1 है। ये जो लेक्चर है अपना इंडिया के नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। देखो, ये लेक्चर आपको किसी भी जॉब में हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो भी भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं आपको भारत के कुल मिला के 13 या 14 राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो आपको ये रटे होने चाहिए। बाकी तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें एक्सप्लेन जब करूंगा तो आपको उसी समय ये सारे के सारे याद हो जाएं। फिर भी आपको ये रटने पड़ेंगे धीरे धीरे। एक बार वीडियो में याद नहीं हो पाते हैं तो 2 बार वीडियो देख लेना, दूसरी बार फास्ट प्रोसेस में देख लेना, फास्ट स्पीड में देख लेना, तो शायद आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी साइड में स्क्रीन पे मैं इंडेक्स लगाता हूँ और आपको मैं बोलता हूँ कि क्या क्या आज के हम नेशनल सिंबल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय झंडा, जो अपना तिरंगा होता है। उसके बाद में स्टेट एम्बलम यानी अपना राज्य का प्रतीक क्या है, जो अपना अशोक स्तंभ है वो है। उसके बाद में नेशनल एंथम, जिसे राष्ट्रगान बोलते हैं हम, राष्ट्रगान। नेशनल एंथम होता है राष्ट्रगान और नेशनल सॉन्ग होता है राष्ट्र। तो अपना राष्ट्रगान जो है वो जनगण मनगढ़ है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेशनल सॉन्ग जो है, राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र जी का है। उसके अलावा नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग जो है वो संबद्ध है। ये सारे हम डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये इंडेक्स बता रहा हूँ, या एक तरीके से मान सकते हो कि टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। नेशनल एनिमल, अपना राष्ट्रीय पशु जो है वो बंगाल टाइगर है। नेशनल बर्ड जो है अपना राष्ट्रीय पक्षी जो है वो अपना मोर है। उसके अलावा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु जो है गंगा डॉल्फिन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सांप जो है वो कोबरा को माना गया है। उसके बाद में अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मुद्रा आपको पता ही होगा रुपए है, और उसका सिंबल भी आपको इसके कोष्टक में दिख रहा होगा। इसके फिर डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा को राष्ट्रीय रिवर नदी माना जाता है। और उसके बाद में करेंगे राष्ट्रीय फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल क्या है, तो वो अपना आम है। एक एक करके बात करते चलेंगे और एक एक जो भी मैं बात करूंगा उसकी साइड में आपके स्क्रीन पर पिक्स लगा दिया जाएगा, फोटो लगाता जाऊंगा और उसे डिटेल से समझ जाएंगे। तो देखिए, आपकी साइड स्क्रीन पे मुझे आपको नेशनल फ्लैग दिख रहा होगा। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका आकार आपको दिख रहा होगा, ये आयताकार आकार का है। इसमें आपको दिख रहा होगा जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसका अनुपात 3:2 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो रंग आपको दिख रहा होगा सैफरन यानी केसरिया रंग है। बीच में सफेद रंग दिख रहा होगा जिसमें 24 तीलियां लगी हुई हैं एक चक्र के साथ में, और नीचे आपको हरा रंग दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। ये अपना नाम लिखा हुआ है, अपना लेक्चर क्या है, तो फ्लैग को एनालिसिस करते हैं। वहां से हटके इधर आइए। ये अपना फ्लैग होता है जिसका जो अनुपात होता है, लंबाई जो होती है 3 और जो चौड़ाई होती है वो 2 के अनुपात में होती है। हो सकता है थोड़ा बहुत मुझसे कमी गलती हो जाए, तो ये आप अपना नोट टू स्केल माने इसे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे सही बनाने की, ठीक है। ये अपना नेशनल फ्लैग का आकार दिखा दिया मैंने। सबसे ऊपर जो होता है रंग, जो सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो केसरिया रंग होता है। इस तरीके से केसरिया रंग, ये तीनों जो रंग हैं इनके लिए जो तीनों रंग जो है इनके लिए बराबर बराबर चौड़ाई दी गई है। तो नीचे वाला जो रंग होता है वो अपना ग्रीन रंग होता है, हरा रंग होता है। केसरिया को इंग्लिश में बोलते हैं सैफरन, और ग्रीन हरा नीचे वाला है ही, और बीच वाला जो आपको दिख रहा होगा वो सफेद है, और सफेद के बीचों बीच में आपको बताया था मैंने नीले रंग में, अभी बताता हूँ, ये हरा रंग है और ऐसे ग्रीन। इनका तीनों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में यहाँ पे आपको एक चक्र दिख रहा होगा जिसमें 24 तीलियां हैं। तो मैं अभी 24 का तो गिन नहीं पा रहा हूँ, पर ये आप इस तरीके से आप मान सकते हो कि 24 तीलियां इसमें चक्र में है, जो अपने अशोक स्तंभ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से ली गई हैं। तो ये अपना नेशनल फ्लैग होता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आकार जो है वो आयताकार है, 24 तीलियां होती हैं, ये याद रखना, तीलियों की संख्या 24 होती है। सैफरन यानी केसरिया रंग का मतलब होता है त्याग और बलिदान। ये जो अपना केसरी रंग है इसका मतलब होता है त्याग और बलिदान। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। ये चक्र जो दिख रहा है ये विकास का प्रतीक होता है, या कंटिन्यूस चलते रहने का प्रतीक होता है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। बाकी कुछ लोग इसे रिलीजन से जोड़ने की भी कोशिश करते हैं कि केसरिया रंग अपना हिंदू धर्म से रिलेटेड मानने की कोशिश करते हैं, ग्रीन रंग को अपना एक तरीके से वो अपना मुस्लिम रंग से मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल इस तरीके का डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाना चाहिए। केसरिया रंग का मतलब होता है त्याग और बलिदान का प्रतीक, और ग्रीन रंग का मतलब होता है अपना समृद्धि का प्रतीक। इसे रिलीजन से बिल्कुल ना जोड़ें, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया, इसे अपना 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। मैं इस बात को बता भी चुका हूं। तो इसे फहराने के कुछ नियम होते हैं, उनके लिए अपना नेशनल फ्लैग कोड 2002 बनाया गया था, उसमें नियम होते हैं, ठीक है।
तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोबारा से अपना स्क्रीन पर देख लीजिए। बाकी अगर कहीं पे भी दो देशों की मीटिंग हो रही है तो इस तरीके का आप देख लें स्क्रीन पर, दोनों देशों के फ्लैग इस तरीके से क्रॉस करते हुए टांगे जाएंगे और सामने उनकी साइड में ऑडियंस होगी। तो आई विश आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेशनल फ्लैग जो आपको मैं बता चुका हूँ, 3 कलर होते हैं, 3/2 आयताकार होता है। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया, फ्लैग कोड 2002 बनाया गया, और बीच में जो होती है 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियों वाला जो चक्र है वो अशोक चक्र कहलाता है। दूसरा प्रतीक चिन्ह जैसे सारनाथ स्तंभ है, ये प्रतीक चिन्ह नहीं है, सारनाथ स्तंभ, जिससे बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सारनाथ स्तंभ है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपना प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज ली गई है। यानी राष्ट्रीय प्रतीक जो अपना मैं बताने वाला हूँ, स्टेट एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक जो है अगला वाला, राज्य प्रतीक बोल सकते हैं, तो वो इसी से लिया गया है, लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा लिया गया है। पर पहले सारनाथ स्तंभ को देखिए। पहली बात तो ये बता देता हूँ, सारनाथ जो एक जगह है काशी यानी वाराणसी, जहाँ से अपने प्रधानमंत्री एमपी हैं, वहां से 13 किलोमीटर दूर एक सारनाथ नाम की एक जगह है। वहां पर अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, तो वहां से ये अपना सारनाथ स्तंभ निकला है। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर 3 शेड दिख रहे हैं, 1 2 3 शेर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ओरिजिनली सारनाथ स्तंभ में 4 शेर होते हैं, एक पीछे की साइड में भी है। तो 4 शेर हैं, पीछे वाला हमें 2D में होने के कारण दिख नहीं रहा है। अगर हम ओरिजिनली देखेंगे तो उसे घुमा के देखेंगे तो पीछे की साइड में चौथा शेर दिख जाएगा। ठीक है, नीचे की साइड में एक अबाकस है, एक तरीके से मान सकते हो, छोटा सा इस तरीके का स्तंभ जैसा कुछ है, और उसके बीचों बीच में आपको जो चक्र दिख रहा है, चक्र दिख रहा है, इसे आप बोल सकते हो धर्म चक्र परिवर्तन, इस तरीके से विकास का चक्र बोलते हैं इसे। ये जो चक्र है इसमें 24 तीलियां हैं। इसके एक साइड में अपना शेर दिख रहा होगा आपको, एक साइड में अपना गैंडा दिख रहा है। बाकी मैं बता देता हूं, अशोक चक्र के दोनों साइड में, एक साइड में हाथी, सांड, घोड़ा और शेर, इस तरीके से 4 जानवरों के पिक्स हैं। और ये जो अपना पूरा पूरा ये अबाकस है या स्तंभ जैसा है, ये नीचे एक कमल पर टिका हुआ है। नीचे देखिए आप कमल दिख रहा होगा, कमल का फूल, तो ये कमल के फूल पे टिक रहा है। तो इसमें 4 शेर हैं, बीच में अशोक चक्र है 24 तीलियों के साथ में, एक साइड में हाथी सांड है, दूसरी साइड में घोड़ा और शेर है। ठीक है, और इसमें नीचे की साइड में अपना कमल का फूल है। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे सभी मोहरों पर, पैसों पर, सभी जगह आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक जो पैसों पर आपको मिल जाता होगा, स्तंभ देखिए इस तरीके से आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जिसपे आपको नीचे दिख रहा होगा सत्यमेव जयते। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसमें 3 शेरों को ही शामिल किया गया है, पीछे वाला दिखता नहीं है। बाकी ओरिजिनली में 4 होते थे, उसमें से नीचे का आपको कमल भी हटा दिया गया है अपने सारनाथ स्तंभ में से, और सत्यमेव जयते जोड़ दिया गया है। देखो 3 चीज इसमें डिफरेंस की गई है। ओरिजिनली सारनाथ स्तंभ में 4 शेर थे, 4 शेर में से 3 शेर ले लिए गए हैं, चौथा शेर इसमें मान सकते हो नहीं लिया गया, क्योंकि 2D में चौथा शेर दिखने वाला है ही नहीं, तो कभी चौथा शेर का यूज नहीं किया गया। तो 4 शेर की जगह अभी कितने दिख रहे हैं आपको, 3 शेर दिखेंगे। उसके बाद में मैं बात करता हूं नीचे वाला जो अबाकस है, उस पर 4 जानवर थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 जानवरों को लिया गया है। एक साइड में आपको दिख रहा होगा घोड़ा, एक साइड में आपको दिख रहा होगा सांड, और बीच में आपको दिख रहा होगा 24 तीलियों वाला चक्र। और इसके नीचे जो कमल होता था, कमल का फूल सारनाथ स्तंभ में, उसे हटा करके उस जगह पे लिख दिया गया है सत्यमेव जयते। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है कि कहां से लिया गया है अपना नेशनल एम्बलम जो है, में आपको सत्यमेव जयते दिख रहा है, वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद रखना, किसी भी तरीके से आप याद रखो, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते नानृतम। आगे पूरा का पूरा श्लोक अगर ने सुना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, कि बहुत सारे लोगों को वो याद होता है। सत्यमेव जयते उस मुंडक उपनिषद का एक छोटा सा, एक पूरे श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, ट्रुथ ऑलवेज विंस। तो नॉर्मली कहा जाता है कि सत्य की ही जीत होगी, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक है, तो सत्य की ही जीत होगी। तो ये आप देख सकते हैं अपने पैसों पर, अपने जितने भी जैसे कि आप पुलिस का जो टोपी देखते होंगे, जो पुलिस का जो होता है उस पर अपना ये चक्र होता है अपना, इसे राज्य प्रतीक बोलते हैं। उसके अलावा पैसों पर तो आपको दिखता ही है, एक बार इसे और देख लीजिए। ठीक है, तो अपना स्टेट एम्बलम राज्य प्रतीक हुआ या राष्ट्रीय प्रतीक हुआ। आगे बात करते हैं हम, इसे एक चीज याद रखना, राज्य प्रतीक जो है स्टेट एम्बलम, इसे 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू किया गया था उसी दिन इसे शामिल कर लिया गया है, एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, सरकारी मोहरों पर यही दिखता है। अगला जो तीसरा जो बिंदु है वो राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अंतर होता है। राष्ट्रीय गान ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला होता है राष्ट्रगीत की तुलना में। राष्ट्रीय गान बहुत, जितने भी सरकारी अफसर होते हैं उनकी शुरुआत में पहले बजाया जाता है या गाया जाता है। ठीक है, धुन बजाई जाती है कभी कभी, या गाया जाता है। ठीक है, इसके जो नियम है मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रगान जो है वो जनगण मनगढ़ जो अपना है वो राष्ट्रगान है, इसे अपना स्टेट एंथम बोला जाएगा। ठीक है, स्टेट एंथम इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट सॉन्ग इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेशनल सॉन्ग जो है इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन स्टेट एंथम आपको आना चाहिए। ठीक है,
ओरिजिनली ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक बंगाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसका हिंदी वर्जन ट्रांसलेट करके हमारे स्टेट या नेशनल एंथम के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसे 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। अब इसमें से कुछ एक पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कि पहली बार कब गाया गया। तो 27 दिसंबर, पहली बार 27 दिसंबर 1911 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देखो मैंने यहाँ पे शायद गलती कर दी है, 2011 लिख दिया है, 1911 में पहली बार जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। दिसंबर में होता है कांग्रेस का अधिवेशन, अब भी दिसंबर में होता है। ठीक है, 1885 से लेके अब तक ज्यादातर कंडीशन में ये रहा है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं रही हो तो दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन था, तो उसमें पहली बार इसे गाया गया था। ये जो अपना राष्ट्रगान है या अपना नेशनल एंथम है, इसमें 5 छंद हैं, नॉर्मली 5 छंद हैं या 5 स्टेंजा हैं। उनमें से पहला पहला स्टेंजा ले लिया गया है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो बनाया था पूरा राष्ट्रगान, उसमें 5 छंद से केवल पहला पहला स्टेंजा यानी छंद ले लिया गया है। ठीक है, इसे एडॉप्ट 24 जनवरी 1950 को एक राष्ट्रगान के रूप में किया गया और इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। एक रूल्स ये है कि 52 सेकंड में गाया जाता है, बाकी इसे शॉर्ट रूप में भी गाया जाता है, यानी पहली लाइन बोली जाती है और अंतिम लाइन बोली जाती है। ठीक है, नॉर्मली अपने मूल कर्तव्यों में लिखा है हमें हमारे राष्ट्रीय चिन्हों, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान का आदर्श करना चाहिए, अपने उसमें लिखा हुआ है मूल कर्तव्यों में। और उसके बाद में पिछले कुछ समय में इस बिंदु पर बहुत ज्यादा बहस चली थी कि जनगण मनगढ़ जो अपना राष्ट्रगान है उस पर खड़ा होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो इसमें मैं तो सीधी सीधी बात बोलता हूं कि ये आपके भारतीय राष्ट्रीय, आप भारतीय इंसान हो तो आपको खुद से खड़ा होना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है, लेकिन जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए किसी पे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो उस समय खड़े खड़े होने की कंडीशन में नहीं है, अगर कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा है तो उस पर जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। बाकी मूल कर्तव्यों का आपको पता है, पॉलिटी में लिखा हुआ है, पॉलिटी के क्रैश कोर्स में बता चुका हूं, संविधान में लिखा हुआ है मूल कर्तव्य जो है वो अपने जस्टिसिएबल नहीं है, यानी आप उन्हें लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते। तो विवाद ये चलता था कि सिनेमा हॉलों में कुछ समय के लिए कि अब भी सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान जो है वो नेसेसरी कर दिया गया है मूवी शुरू होने से पहले। तो उसमें विवाद ये हो जाता था कि बाई चांस कोई व्यक्ति बीमार है या विकलांग है, वो खड़ा नहीं हो पाता, या कुछ एक लोग जो होते हैं, कुछ एक लोग जो इससे नफरत भी करते हैं, वो गलत बात है। उस चीज को मैं बहुत गलत मानता हूं। आप अगर समर्थ हो तो आपको खड़ा होना चाहिए, ये राष्ट्र के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जहां कहीं भी राष्ट्रगान बज रहा हो, जनगण मन बज रहा हो, तो मैं मोस्ट ऑफ दी कोशिश यही करता हूं कि मैं कोशिश क्या, मैं 100% ये कोशिश करता हूं कि वहां खड़ा हो जाऊं। लेकिन अगर कोई नेसेसरी है, कोई अगर बीमार व्यक्ति को आप एम्बुलेंस में ले जा रहे हो और बीच में राष्ट्रगान बज रहा है, तो जरूरी नहीं है आप वहां पे खड़े हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, और सरकार आपके ऊपर केस नहीं लगा सकती। ठीक है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो राष्ट्रगान बजता है उसमें खड़े हो ना हो ये आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से आपके मूल कर्तव्य हैं, भारतीय राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है, आपका एक तरीके से दायित्व है, आपको खड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश क्या, मैं तो हमेशा ही खड़ा होता हूं। ठीक है, अगर ये 52 सेकंड, ये नॉर्मली जो बोला जाता है पहले छंद के द्वारा, ये 52 सेकंड का समय होता है, और इसका शॉर्ट रूप भी होता है कभी कभी कि पहली लाइन और अंतिम लाइन जनगण मन, और लास्ट में जय जय है, पूरा पूरा वाला जो है पहली लाइन और अंतिम लाइन बोली जाती है, वो 20 सेकंड का गाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना राष्ट्रीय चिन्ह हुआ, बाकी आप देख लीजिए। अच्छा ये बात चलिए तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं, आप खड़ा मत होना, मैं गा नहीं रहा हूं इसे, आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसका मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, एक एक बिंदु बोल बोल के आपको समझाता जा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पहली बार देख रहे होंगे मेरे हिसाब से, आपने सुना तो होगा, पर आज मैं आपके लिए इसके पूरा डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, ये अपना इंडिया में बना रहा हूँ मैप का, थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ तो आप देख लेना, ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा मेरा, हो सकता है गड़बड़ हो जाए कुछ एक साइड से। लेट्स ट्राई कैसा बनता है। ठीक है, ये अपना बांग्लादेश हुआ, ये अपना ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हुआ, इधर की साइड में अपना राजस्थान का हिस्सा हुआ, नीचे की साइड में जाते हैं गुजरात का ये वाले खाड़ी हुई। मैं इसे थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ये अपना मैंने इंडिया बना दिया है। आई थिंक मैंने जस्टिस किया है अपने मैप के साथ में, सही बना है मेरे हिसाब से, बाकी ये नॉट टू स्केल है। तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ठीक है, उसके बाद में बात आती है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये इसमें पूरा का पूरा भारत शामिल होता है। देखिए राष्ट्रगान जो है अपना नेशनल एंथम जो है उसमें पूरा भारत शामिल होता है। देखिए पहला शब्द आता है पंजाब, याद रखना ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने तब बनाया था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। ठीक है, तो उस समय के भारत के लिए बनाया था और पूरे भारत को इसमें शामिल किया था। पंजाब का मतलब होता है इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, ये वाला पंजाब वाला हिस्सा, इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। ठीक है, ये पंजाब, इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। ठीक है, तो ये हुआ पंजाब सिंध, सिंध गुजरात अपने पाकिस्तान में चला गया, ये वाला क्षेत्र, इस वाला क्षेत्र, ये वाला
इसे मान सकते हो। पंजाब सिंध, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र मराठा। द्रावण, द्रावण मैंने थोड़ा सा इसमें शायद मैप जगह नहीं होने के कारण छोटा कर दिया है नीचे इंडिया का मैप। तो पूरा का पूरा नीचे के जो 5 राज्य हैं, पहले 4 राज्य होते थे अपने, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्य अपना द्राविड़ राज्य कहलाते हैं, ठीक है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। फिर आता है उत्कल, उत्कल यानी उड़ीसा को बोला जाता है उत्कल। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बंग यानी पूरा बंगाल वाला क्षेत्र, बंग। बिंद हिमाचल यमुना गंगा, विंध्याचल पर्वतमाला कहां पे, ये रही, ठीक है। हिमाचल पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, ये रही बिंद हिमाचल यमुना गंगा। अब इसमें से 2 नदियां निकलने वाली हैं, उनसे क्या निर्मित हो रहा है, पूरा का पूरा मैदान अपना यूपी एमपी राजस्थान वाला आधा सा क्षेत्र। बिंद हिमाचल यमुना गंगा। उच्छल जलद तरंग, उच्छल जलद तरंग यानी नीचे की साइड से जो जलद होता है यानी समुद्र, नीचे की साइड से जो तरंगे आती हैं, जल समुद्र की जो लहरें आती हैं, वो अपने एक तरीके से चरण स्पर्श करती हैं भारत माता के, तो उच्छल जलद तरंग। उसके बाद में तब शुभ नावे जय, ये पूरा आगे वाला। तो ये आपको पूरा इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, इसमें पूरा का पूरा भारत शामिल हो गया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग। तो ये अपना राष्ट्रगान का बहुत ही गहरा मतलब है, इसमें पूरा का पूरा भारत शामिल हो जाता है। 52 सेकंड में आप पूरे भारत का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने चलते हैं नेशनल सॉन्ग पे। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों अलग अलग शब्द हैं। नेशनल एंथम का मतलब हुआ राष्ट्रगान, जो आपके स्कूलों में या कोई भी सरकारी प्रोग्राम होता है या अवसर कोई भी ओकेजन होता है, सरकारी तो प्रोग्राम होता है, उसमें गाया जाता है अपना नेशनल एंथम। राष्ट्रगीत कभी भी गाया जा सकता है, राष्ट्रगीत एक तरीके से सॉन्ग के रूप में भी यूज किया जा सकता है, वंदे मातरम उसे नॉर्मली सॉन्ग के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो ठीक है, राष्ट्रगीत जो है वो अपना ये पहली बार जो इसे एक्सेप्ट किया गया था 1896 में। राष्ट्रगीत जो है अपना वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो वाला है राष्ट्रगीत है, ये अपना बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी अपने बंगाल के ही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी बंगाल के थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी से नारा का रूप ले लिया था इसने। जब भी कोई स्वदेशी आंदोलन होता था यानी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन करते थे, तो उसमें वंदे मातरम एक नारा होता था। तो स्वतंत्रता संग्राम में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखना कि राष्ट्रगीत जो है अपना वंदे मातरम, इसे पहले गाया जा चुका है राष्ट्रगान से। राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया है और राष्ट्रगीत को अपना 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जा चुका है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु चलते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर बंकिम चंद्र चटर्जी की पिक्चर्स देख सकते हैं। अगला जो है अपना नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग, ये अपना शक संवत पर आधारित है। शक संवत अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर हम यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली 22 मार्च 21 मार्च या अपना चलता रहता है कि 12 अप्रैल 13 अप्रैल, ये होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये अपना जो पश्चिम के देश हैं, पश्चिम के मैंने आपको बताए थे इटली, इटली यानी रोमन सभ्यता, और उसके अलावा मैंने आपको यूनान सभ्यता बताई थी। पश्चिम के जो देश हैं वहां पे ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेज कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग माना गया है। शक संवत वाला जो पंचांग है वो राष्ट्रीय पंचांग माना गया है। तो नॉर्मली जब सूर्य जो अपना उत्तरायण की तरफ, ये अपना पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है, ऊपर की साइड में कर्क रेखा है, नीचे की साइड में मकर रेखा है। जब यहाँ पे नीचे की साइड से सूर्य ऊपर आता है और यहाँ पे वो 21 मार्च के आसपास आ जाता है, ठीक है, 21 मार्च या 22 मार्च, उसके बाद में सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रवेश करना शुरू करता है। तो ये अपना 22 मार्च या 21 मार्च का जो समय है वो अपना प्रथम दिन माना जाता है अपने वर्ष में। नॉर्मली अपना चैत्र मास माना जाता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर से अगर माना जाए तो वो 22 मार्च को माना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको 12 महीनों के नाम बोल देता हूं और उनका कुल मिला के 365 दिन ही होते हैं। एक बार आप नाम देख लीजिए, बाकी मुझे अभी कोई ट्रिक याद है नहीं, बाकी कल्चर्स में देखेंगे इसकी ट्रिक। मैं नाम बोलता जा रहा हूँ। पहला जो महीना है अपना हिंदी संवत या आप बोल सकते हो राष्ट्रीय पंचांग का, वो चैत्र है। दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये इस तरीके से होता है। और 22 मार्च नॉर्मली अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से अपना प्रथम वर्ष माना जा सकता है। बाकी तो अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब भी आएगी तभी उसे नई नव वर्ष माना जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, एक चीज याद रखना, ये नेशनल कैलेंडर जो है वो 22 मार्च 1957 को एडॉप्ट किया गया था और इंग्लिश कैलेंडर उसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, ग्रेगोरियन कैलेंडर से बोला जाता है। अगला जो है नेशनल एनिमल की बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जो है अपना बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर जो है वो राष्ट्रीय पशु, ये कैट की श्रेणी होती है। एक बायोलॉजी में जब पढ़ाया जाता है तब पता चलता है ये कैट की स्पीसीज यानी बिल्ली की प्रजाति होती है। उसमें अपना बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा एक ताकतवर बिल्ली है। मैं बिल्ली बोलूंगा इसे क्योंकि बिल्ली की एक हायर स्पीसीज है, बिल्ली का ही बड़ा प्राणी है वो एक तरीके से।
तो ये जो है अपना बंगाल टाइगर है, इसे जंगल का राजा भी बोला जाता है। 1973 में इसे अपना नेशनल एनिमल मान लिया गया था। भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं और खास बात यह है कि पूरे विश्व में जितने भी टाइगर्स हैं उनमें से 70% टाइगर जो हैं अपने इंडिया में। 2005 में इनकी संख्या तो घटकर 1000 से कम हो गई थी, बहुत कम हो गए थे, लेकिन उसके बाद में सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई बंगाल टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए, टाइगर रिजर्व वगैरह उनको बहुत अच्छे कड़े नियम बना दिए गए। तो अभी इनकी संख्या बढ़कर के अपने भारत में करीब करीब 2300 के आसपास में है। ये चीज याद रखना, बंगाल टाइगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो है अपना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यानी 70% अपने भारत में पाया जाता है। अगला चलते हैं अपना राष्ट्रीय पक्षी, स्क्रीन पर देखिए अपना राष्ट्रीय पक्षी जो है वो अपना मोर है, पीकॉक बोलते हैं या इंडियन पी फॉलो बोल सकते हैं, पी फॉल बोल सकते हैं इसे, इंडियन पी फॉल या भारतीय मोर। अनुग्रह और सौंदर्य का प्रतीक होता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है आपको मोर, ये नीला नीला रंग और इसके पंख फैलाए हुए हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो आप देख रहे हैं पंखों वाला, ये मोर है, मेल है, फीमेल नहीं है। मोरनी बिना पंखों वाली होती है, ये मोर है, मेल है, ठीक है। और एक कंट्रोवर्सी कुछ समय पहले अगर आपने सुनी हो, तो नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं है, अपने हाई कोर्ट के एक जज थे, उनका नाम शायद महेश शर्मा जी था, वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने ये बिंदु बोल दिया था, कुछ अपना इंडियन हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार से बोल दिया था। शायद उन्हें बायोलॉजी की नॉलेज नहीं हो इसलिए उन्होंने बोल दिया, उन्होंने हिसाब से पढ़ा हो, उनकी कोई गलती भी नहीं है उस चीज में। तो उन्होंने ये बिंदु बोल दिया था कि मोर जो है वो अपना आंसू डालता है और मोरनी उस आंसू को पी लेती है, उससे प्रजनन होता है। लेकिन ये गलत है, उनका ये जो फैक्ट है ये गलत है। मोर और मोरनी दोनों के बीच में प्रजनन होता है और उससे ही बच्चे पैदा होते हैं आगे इनकी, ठीक है। ये एग्जैक्टली बायोलॉजी के रूल्स के खिलाफ उन्होंने बोल दिया था। तो याद रखना, मोर और मोरनी के बीच में मीटिंग होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पंखों वाला जो फैले हुए हैं पंख, ये मोर डांस कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है मोरनी को। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, सौंदर्य का प्रतीक आपको दिख रहा होगा। बाकी क्या है कि आजकल तो क्या पक्षियों की शहरों को देखते हुए पक्षियों की संख्या तो आपको पता ही चल गया, बहुत कम हो गए। पहले तो बहुत ज्यादा मोर होते थे। छोटी सी एक चिड़िया होती थी, वो भी अब बहुत कम देखने को मिलती है। अभी तो मैं शहर में रह रहा हूँ, पहले जब मैं गांव में रहता था तो वहां पे जब भी मैं जागता था तो मेरे पास में ऐसे मोर, मैं छत पे सोता था नॉर्मली गर्मियों के समय में, तो जागता था तब मेरे आसपास में 4-5 मोर डांस करते हुए मिलते थे मुझे। अभी यहाँ तो कहीं देखते ही नहीं है, तो क्या किया जाए, अब जो है सो है। छत पे सोता था तो थोड़ा सा लेट जगता था, 6-6:30 बजे, तो मेरी मम्मी जी जो है वो मेरे जहाँ पे भी सोता था उसके आसपास में ही दाना या चुग्गा डाल देती थी, तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे मोर इकट्ठे हो जाते थे। तो मेरे दोस्त भी थे उस समय, ठीक है, मैं हाथ पे उनको खाना दाना खिला देता था। चलो ये छोड़ते हैं, अगला बिंदु आते हैं अपना राष्ट्रीय जलीय पशु यानी एक्वेटिक एनिमल क्या है। तो अपने गंगा नदी में एक डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में मिलती है, वो अपना राष्ट्रीय जलीय पशु है। और ये अपना शायद आईएएस के 2014 के एग्जाम में भी पूछा गया था, इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है। तो ये याद रखना, गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वो नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये दोनों मिलके पाकिस्तान बांग्लादेश में चल जाती हैं। ये दोनों मिलके जब बांग्लादेश में चल जाती हैं तो उनका नाम जो हो जाता है मेघना या पद्मा हो जाता है, तो वहां पे ये मिलती है, ठीक है। और अगर देशों की बात की जाए तो नेपाल में भी, मतलब यानी नेपाल में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है यानी गंगा नदी की, तो उनमें भी मिलती है। उसके अलावा बांग्लादेश को तो मैंने बताया मेघना नदी, उसके अलावा भारत में तो है ही। तो याद रखना ये तीन नदियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, गंगा डॉल्फिन से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। चलते हैं राष्ट्रीय सांप यानी नेशनल रेप्टाइल, ये अपना कोबरा को माना जाता है, कोबरा को राष्ट्रीय सांप माना जाता है। तो अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करने वाला इस सांपों के बारे में, कभी एक और कोई बिंदु जब आएगा अपने जानवरों से रिलेटेड तब मैं आपको बात करने वाला हूं। बस इतना बता देता हूं, जितने भी सांप मिलते हैं उनमें से बहुत कम सांपों के अंदर जहर होता है, बहुत कम सांपों के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं 10वां नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो है अपना हाथी है। हाथियों की संख्या क्या है कि धीरे धीरे घटती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, तो हाथियों को एक तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो अभी आईयूसीएन ने इसे एंडेंजर्ड, आईयूसीएन जो है वो एक लिस्ट बनाता रहता है कि कुछ एक जानवर जो है वो खत्म हो चुके हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट में शामिल किया जाता है, कुछ एक जो खतरे में है तो उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया जाता है। तो ये आईयूसीएन ने इसे एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया है, एनिमल्स में शामिल किया गया है। तो अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो अपना हाथी है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अपना असम की साइड में, कर्नाटक की साइड में और अपना एक तरीके से पश्चिम बंगाल की साइड में बहुत सारे हाथी मिलते हैं, ठीक है। अगला आता है नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मुद्रा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा, रुपया, रुपए जिसे बोलते हैं, रुपी इंग्लिश में बोलते हैं, रुपी, ये अपना राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका सिंबल जो है इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल है, इसे सन 2010 में एडॉप्ट किया गया था।
ऐसा हुआ था, भारत सरकार के पास में कोई रुपए का सिंबल नहीं था। हम बाद में ऐसे लिखते थे कि मात्र 10,000 रुपए, मात्र इस तरीके से लिखते, रू करके मात्र लिखते थे यार, रुपए पूरा लिखना पड़ता था। बाकी और देशों की जितनी भी करेंसी है उनके सिंबल होते हैं, डॉलर का सिंबल इस तरीके से होता है। तो भारत के पास में कोई सिंबल नहीं था, और भारत एक आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, विश्व में कंपटीशन करने वाली इकोनॉमी है, और हो सकता है 2050 तक हम ग्लोबल लीडर भी हो जाए। 2050 के आसपास में चांस है, भारत वर्ल्ड पावर बनने वाली है, अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ सकती है 2050 तक। तो इसके लिए अपना करेंसी का कम से कम सिंबल तो होना जरूरी है। तो उस समय 2010 में भारत सरकार ने एक तरीके से टेंडर तो क्या, कंपटीशन करवाया था। कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता था कि कैसे आपको बनाना चाहिए इस सिंबल। तो उसमें से अपने एक कोई आईआईटी गुवाहाटी, यानी असम में जो है आईआईटी गुवाहाटी के एक उदय कुमार जी थे, ये नाम याद रख लेना, पूछ लिया गया 2-3 बार एग्जाम में। उदय कुमार जी वहां असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये सिंबल भेजा था और इसे अपने भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया था। इस सिंबल की खास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि है और लैटिन भाषा भी है, लैटिन अंग्रेजी भी है। देवनागरी लिपि का क्या आ रहा है, इसमें रा आ रहा है, और दूसरा एक आर भी शामिल हो रहा है। तो इनमें दोनों का कंबाइंड हो रहा है, और इस तरीके से बीच में ये लगा दिया है, इससे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल, क्योंकि देखिए आप इसमें डॉलर होता है, बीच में इस तरीके से लगाते हैं तो एक प्रोफेशनल वे लगता है इस चीज में। ठीक है, तो ये अपना एक बहुत अच्छा सिंबल लिया गया है। अपना देवनागरी और लैटिन इंग्लिश दोनों ही इसमें शामिल हैं। उदय कुमार जी आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर से, उन्होंने ये सुझाव दिया था और अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे शामिल कर लिया था इंडिया में। ठीक है, बाकी तो जो अपना रुपए है वो अपने संस्कृत वर्ण रुपयकम से लिया गया है। और ओरिजिनली अगर बात की जाए सही ढंग की, तो अपने सुल्तान शेर शाह सूरी जो थे, अपने मुगल काल के बीच में आए थे वो, तो उन्होंने पहली बार अपना रुपया चलाया था। और भारत के अलावा नेपाल में, भूटान में और जिम्बाब्वे में भारत की जो करेंसी है वो एक्सेप्टेबल है, कोई भी वहां पे जाकर सामान खरीद सकता है। भारत के रुपए लेके आप नेपाल चल जाइए, आप खरीद सकते हो। बाकी रुपए जो करेंसी है वो पाकिस्तान में भी चलती है, वो पाकिस्तान का रुपया अलग है, भारत का रुपया अलग है, बोलने को रुपया आता है। ठीक है, और बांग्लादेश का शायद टका है, और इस तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं। अपना ये जो यूएसए का है वो डॉलर है। तो आगे हम करेंसियों के बारे में और देशों के बारे में आगे बात करेंगे। तो नेशनल करेंसी का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। बस ये याद रखना, नाम याद रखना, सिंबल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और ये याद रखना कि ये जो सिंबल है ये पहले लिखा जाता है राशि से, इस तरीके से लिखा जाएगा, RS रुपए 10,000। ठीक है, इस तरीके से बाद में नहीं लिखा जाता है। ऐसे डॉलर लिखा जाता है, डॉलर 10 बिलियन, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। सिंबल जो है वो पहले लिखा जाएगा राशि से, ये याद रख लेना। बाद में नहीं लिखा जाता, बाद में लिख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। सिंबल राशि से पहले, अगर 5,000 बोलने हैं तो उससे पहले बोलने में तो 5,000 रुपए, बोलने में रुपए बाद में आएगा, लेकिन लिखना है तो सिंबल पहले लगा दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय नदी। गंगा अपनी राष्ट्रीय नदी है, अपना आपको पता ही होगा, हिंदू धर्म में इसे पवित्रतम नदी माना जाता है। इसके किनारे बहुत सारे शहर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर गंगा नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो देख सकते हैं। इसकी सहायक नदियों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। देखो वैसे होने को तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई भी ज्यादा है, सिंधु की नदी की लंबाई ज्यादा है, लेकिन भारत की नदी अगर बात की जाए पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली, ब्रह्मपुत्र का आधा से ज्यादा हिस्सा तो अपने एक तरीके से तिब्बत में आता है, पाकिस्तान में सिंधु नदी जाती है। भारत में पूर्ण रूप से बहने वाली नदी अगर सबसे लंबी बात की जाए तो वो गंगा नदी है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर, आप याद रख लेना, ऊपर नीचे कुछ भी हो, ऐसा मेरे हिसाब से तो 25-25 याद रख लो। ठीक है, बाकी नदियों की ऐसे फिक्स लंबाई याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सिर्फ 25-25 किलोमीटर लंबाई याद कर लेना। कोई बोलता है 25-10 है, कोई बोलता है 25-40 है, इतना टेंशन मत लो इस चीज पे यार। लंबाई वगैरह घटती बढ़ती रहती है, थोड़ा बहुत लंबी इधर की साइड में घूम के आ गई, इधर की साइड में घूम के आ गई। अगर कोई आपसे इस तरीके का सवाल पूछता है कि गंगा नदी की लंबाई बताइए, और उसमें ऑप्शन देता है 2525, 2510, 2515, 2520, तो उस एग्जामिनर से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उस एग्जामिनर से बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। ऑप्शन वो इस तरीके से देगा, 2525 दे देगा, दूसरा ऑप्शन देगा 3,000 देगा, तीसरा ऑप्शन देगा 1,000 देगा, चौथा ऑप्शन देगा 4,000। तो जो 2500 के आसपास में, उस पर आपको टिक लगा देना है। 2525 आप याद रख लेना, इसकी लंबाई है। और गंगा नदी के प्रदूषण ज्यादा होने के कारण इसके पुनरुद्धार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बना दिया था, जो अपने जल मंत्रालय, जल विकास मंत्रालय उसके अंदर आता है, तो उसे गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय नाम से बोला जाता है। और अपनी उमा भारती जो है वो उसकी मिनिस्टर हैं। तो ये आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, गंगा नदी का जो बेसिन आपको दिखा रहा हूं, गंगा नदी दिख रही होगी शुरुआत में। इसकी सहायक नदियों के नाम बोल देता हूं, दो साइड की, एक तो अपनी लेफ्ट ऊपर वाली और एक राइट वालियों में सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना। यमुना की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, ये जाके मिलती है चंबल में। उसके अलावा बेतवा नदी अपनी राइट हैंड साइड से आ रही है। उसके अलावा केन नदी आपको दिख रही होगी, केन नदी भी राइट हैंड साइड से आ रही है। सोन नदी भी आ रही है, और उसके अलावा रियाद नदी भी आ रही है। अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, शारदा, गोमती,
घाघरा, गंडक, कोसी, ये अपनी एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से यानी ऊपर नेपाल वाले क्षेत्र से गंगा नदी में आकर के मिल रही हैं। और नीचे की साइड में मैंने बताया था जहां पे भी नदी अपना पानी समुद्र में छोड़ती है तो वहां पे मुहाना बोला जाता है, माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको रिवर पे माउथ दिख रहा होगा। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा नदी पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो याद रखना, विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा नदी का ही बनता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको राष्ट्रीय जो नदी है वो गंगा के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं अपन राष्ट्रीय फल के बारे में। अपना राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, आपको पता ही होगा। अगले बात करते हैं राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय गेम जो है वो हॉकी है। 1928 से लेके 1956 तक 8 ओलंपिक्स में, लगातार 8 ओलंपिक्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उस समय जो भारत के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन क्या है कि अपना इंडिया में उनको इतना ज्यादा नाम नहीं दिया गया। बाकी बहुत आपको आधे से लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन उनके लेवल का आज तक का कोई खिलाड़ी नहीं मिला है। तो अपना नेशनल गेम जो है वो अपना हॉकी है। आज के समय पे तो क्रिकेट के अलावा कोई मतलब किसी दूसरे गेम को देखना ही पसंद नहीं करता है। हॉकी बहुत ज्यादा पीछे चली गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भारत के आज के जो हॉकी के कप्तान है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे पता है कि आपसे आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप उस साइड में सोचते ही नहीं हो। आपका राष्ट्रीय गेम है, जबकि वो राष्ट्रीय नेशनल गेम है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, धनराज पिल्लाई जो थे पहले पिछले 4-5 साल पहले वो अपने कप्तान थे और वो बहुत ज्यादा फेमस थे। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था, 1928 से 1956 तक 6 ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। देखिए कितनी बड़ी बात है। पिछला जो ओलंपिक हुआ 2016 वाला ब्राजील वाला जो ओलंपिक हुआ, उसमें भारत को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला, एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। जबकि देखिए कितना लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीतना कितनी बड़ी बात होती है। उसके बाद अपना राष्ट्रीय पेड़ की बात कर लेते हैं। नेशनल ट्री जो है वो अपना बरगद है। इसे इंग्लिश में बैनियान बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये एक तरीके से बहुत बड़ा पेड़ होता है। और खास बात इसकी है, बरगद में से एक तरीके से आप जानते ही होंगे जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी जाती हैं। तो इसका एक तरीके से स्थायित्व का प्रतीक भी माना जा सकता है बरगद को। ठीक है, आंधी वगैरह आती है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका अन्य नाम होता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का मतलब होता है जो आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला हो। और इसमें औषधीय गुण होते हैं। तो राष्ट्रीय जो पेड़ है अपना बरगद, वो आप नाम याद रख लेना। ठीक है, तो मैं अभी से ये सारे आपको राष्ट्रीय प्रतीक जो इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ। आगे अपना स्टैंडर्ड जीके में अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। जैसे कि मैं अगला जो बताने वाला हूँ अगले लेक्चर 2 में स्टैंडर्ड जीके में, उसमें भारत के राज्य 29 राज्य है, उनकी राजधानियों को बताने वाला हूँ। लेक्चर 3 में भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस करना जरूरी है, अलग तरीके से डिस्कस करना जरूरी है। अभी मैं 29 राज्यों में शामिल नहीं करूंगा। फिर भी मैं एक बार से पूरा आज का जो लेक्चर डिजाइन किया उसे आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बात की थी राष्ट्रीय झंडा। अपना तिरंगा होता है, 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे की साइड में अपना हरा। जो सफेद होता है उसमें 24 तीलियों वाला चक्र होता है। उसके बाद मैंने सारनाथ स्तंभ के बारे में बताया था आपको। नीचे उसमें कमल का फूल होता है, उसमें से कमल के फूल को हटा दिया गया और 4 शेरों की जगह 3 शेर लिए गए। और जो अपने 4 जो जानवर थे उनमें से 2 जानवरों को लेकर के अपना स्टेट एम्बलम बना दिया गया, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, पैसों पर मिल जाएगा, मोहरों पर मिल जाएगा, स्टील पर। तो वो अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की थी नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान जो है वो अपना जनगण मन है, जो अपना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसमें 5 बताए थे मैंने, 5 छंद में से पहला छंद ले लिया गया है। नेशनल सॉन्ग जो है, राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र जी ने उसे कंपोज किया था। उसके बाद में नेशनल कैलेंडर जो है वो अपना राष्ट्रीय पंजाब जो है वो शक संबत है। नेशनल एनिमल जो है वो बंगाल टाइगर है। पूरे विश्व में 70% जो टाइगर मिलते हैं वो अपने इंडिया में मिलते हैं। उसके बाद में नेशनल बर्ड जो है वो अपना पीकॉक है, मोर मैं बता चुका हूँ, ये एक तरीके से सौंदर्य का प्रतीक बताया था। उसके बाद में हम चले गए थे नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों में मिलता है और अपना नेपाल, भारत और बांग्लादेश देशों में भी ये मिलती है। तो ये याद रख लेना, IAS 2014 में ये पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, ये अपना कोबरा होता है, राष्ट्रीय सांप। उसके बाद बात की थी नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय विरासत पशु अपना हाथी है। उसके बाद अपना नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मुद्रा जो मैंने रुपए के बारे में बात की थी, उदय कुमार नाम बताया था, 2010 में अडॉप्ट किया गया था। बाकी शेरशाह सूरी नाम याद रखना और रुपयक्कम नाम से याद रख लेना। उसके बाद में नेशनल रिवर ऑफ इंडिया यानी गंगा के बारे में बात की थी। और नेशनल फ्रूट जो है अपना मैंने मैंगो बताया। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को पूरे डिटेल से कवर कर लिया है। इस लेक्चर की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और कमेंट में भी आप डाल दूंगा। मैंने PDF जो है वो
चित्रों के साथ में और पूरा अच्छे तरीके से डिजाइन की हुई है, तो वो जो आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। और जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स मेरे स्टूडेंट हैं, टीचर्स स्टूडेंट, हाँ, जो भी जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकारी टीचर्स हो या प्राइवेट या कोचिंग में पढ़ाते हैं, बहुत सारे हैं, 500 से ज्यादा जो टीचर्स हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को कम से कम अपने स्टूडेंट जितने भी हैं उनको कम से कम याद कराने की कोशिश करें। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का आपको पता होना चाहिए। आप इसको खुद याद करें, उसके अलावा हो सकता है आप जितने भी दोस्त हैं उनको भी याद कराने की कोशिश करें, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को आपको पता होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाला लेक्चर पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं ये स्टैंडर्ड जीके की लेक्चर सीरीज भी आपको पसंद आएगी। आप अपना रिव्यू जरूर दें इस पे, स्टैंडर्ड जीके लेक्चर सीरीज पे। नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा, राष्ट्र अपने इंडिया के 29 राज्य, उनकी राजधानियां, उनके मुख्यमंत्री और वहां पे कौन कौन सी पार्टी जो है वो एक्टिव है, और उनका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी बता दूंगा। तो 29 राज्य हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वो लेक्चर। ठीक है, तो राम राम सा, धन्यवाद।